नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का दृष्टि का सीरीज है, जिसमें हमने कल बात की थी भाग 2 के बारे में। भाग 2 से शुरुआत हमने इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में दिया हुआ था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अभी होने वाली आरओ 2016 की पुनर्परीक्षा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वहीं से शुरुआत की थी। लेकिन आज हम बात करेंगे फिलहाल, यानी कि आज लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे हम भाग 1 से। आपको बताया ही गया है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, भाग 1 और भाग 2 में। चलिए, तो आज भाग 1 की शुरुआत करते हैं। भाग 1 की शुरुआत करेंगे हम इसके पहले चैप्टर से, जहाँ पर बात की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की। शुरुआत करने से पहले 2 मिनट आप लोगों का लूँगा, ठीक है। देखिए, जो ई दृष्टि का लेक्चर है वह अभी इस लेक्चर के अपलोड होने के कुछ देर बाद ज़रूर से ज़रूर और हर हाल में अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसे भी अटेंड करिए। देखिए, कुछ लोग कर क्या रहे हैं, वह दृष्टि के लेक्चर को तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वह ई दृष्टि के लेक्चर को अटेंड नहीं कर रहे हैं। भैया, ऐसा मत कीजिए, ई दृष्टि के लेक्चर को भी अटेंड कीजिए, क्योंकि वह भी बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि दृष्टि में भी एक नीचे चैप्टर दिया हुआ है संक्षिप्तियों के रूप में, जहाँ पर वन लाइनर करंट अफेयर्स की बात की गई। ठीक है, तो वन लाइनर करंट अफेयर्स भी आपके लिए ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो ई दृष्टि के लेक्चर्स को भी अटेंड करना सुनिश्चित कीजिए। फिलहाल इसके अलावा जो हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है उसे भी बाइकाट मत कीजिए भाई, हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और घटना चक्र से अच्छे खासे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है हर बार। ठीक है, तो हिस्ट्री के लेक्चर को भी आप लोग अटेंड कीजिए, और साथ ही साथ आरओ 2016 का पेपर भी लगातार चल रहा है और वह लगातार आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे आ जाता है। चलिए, तो वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करवाइए। चलिए, फिलहाल बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की, और इसकी बात करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को निशान को भी ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, और जो लोग लगातार चल रहे हैं भाई, लाइक वाइक करते चलो यार। चलिए, देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बात करने से पहले थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो देखिए, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को इस उद्देश्य से लॉन्च किया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक, जब देश जो है महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो उस समय तक भारत जो है एक स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त राष्ट्र भी बन जाएगा। यही उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, तो फिलहाल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको पता कैसे चलेगा कि भैया, बनारस को कैसे पता चलेगा कि इलाहाबाद स्वच्छ है, या फिर पटना को कैसे पता चलेगा? चलिए, बनारस इलाहाबाद पास में है, तो पटना को कैसे पता चलेगा कि नोएडा स्वच्छ है और पटना थोड़ा अस्वच्छ है? ठीक, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, यानी कि आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? तो 2 वर्ष बाद, जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था जो 2014 में, उसके 2 वर्ष बाद 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण को शुरू किया गया था। ठीक है, तो हालांकि देखिए, शुरुआती वर्षों में, यानी कि 2016 के स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों की संख्या काफ़ी कम थी, जो कि थी केवल 73। लेकिन बाद के वर्षों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 2017 में शहरों की संख्या बढ़ करके 434 हो गई, 2018 में यह संख्या और बढ़ करके 4203 हो गई, और 2018 में यह संख्या और आगे जाती है और वह हो जाती है 4237 शहरों को इस स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल कर लिया गया था 2019 आते आते। और वर्तमान में, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, इसमें शामिल शहरों की संख्या बढ़ करके हो गई है 4242। ठीक है, जिसमें 62 कैंटोनमेंट बोर्डों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो है 28 दिनों तक चला, और देश के सभी राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों में एक साथ 42 शहरों में संचालित किया गया। ठीक है, देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जो है 20 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इस स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। तो देखिए, यह स्वच्छ सर्वेक्षण, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पहला डिजिटल सर्वे था, और इसके तहत जो है 1098 शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस की श्रेणी में रखा गया, और 483 शहरों को ODF डबल प्लस, ठीक है, ODF प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया। अब जान लीजिए, ODF और ODF प्लस और ODF प्लस प्लस क्या है कि नहीं? कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना। तो ODF का सिंपल मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त। तो अब ODF प्लस क्या है? ठीक है, यहाँ पर सिंपल टॉयलेट बना दिए जाते हैं। ठीक है, ODF हो गया वो, जहाँ पर टॉयलेट है वहाँ पर ODF बोल दिया गया। ठीक है, वहाँ के लोग अब टॉयलेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह शहर जो है अब खुले में शौच से मुक्त हो गया। अब ODF प्लस क्या है? तो जिन टॉयलेटों की साफ़ सफाई पर, ठीक है, वहाँ के पानी की व्यवस्था, ठीक, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था समुचित तरीके से की जा रही है, उनको ODF प्लस की श्रेणी में रखा गया। और ODF प्लस प्लस फिर क्या है? तो साफ़ सफाई के अलावा जिन शहरों के सामुदायिक शौचालयों में जो है फ्लश वाले टॉयलेट बनाए गए हैं, ठीक है, उनकी साफ़ सफाई रखी जा रही। साथ ही साथ जो सीवेज ट्रीटमेंट निकल रहा है, जो मल निकल रहा है, उसके भी
निस्तारण की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जिन शहरों को, उनको ODF++ की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, देखिए कुल 6 शहरों को इस बार 5 स्टार दिया गया, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, और 70 शहरों को 1 स्टार प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए कुछ डाटा की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष 10 शहरों की जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 शहर कौन कौन से रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत? तो इंदौर पहले स्थान पर रहा, मध्य प्रदेश का यह शहर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर रहा सूरत गुजरात का, तीसरे पर नवी मुंबई महाराष्ट्र का, चौथे पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का, पाँचवें पर अहमदाबाद गुजरात का, छठवें पर राजकोट भोपाल का, सातवें पर भोपाल मध्य प्रदेश का, आठवें पर चंडीगढ़, नौवें पर GVMC विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, और 10वें पर वडोदरा शहर गुजरात के रहे। ठीक है, देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कुल संख्या थी 47। ठीक है, कुल 47 शहर ऐसे थे जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत, और इनमें 47वें स्थान पर रहा बिहार का शहर पटना। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के शहरों की रैंकिंग के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर जो है वह शीर्ष 20 शहरों की स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हुए, जिनमें लखनऊ 12वें स्थान के साथ रहा, आगरा 16वां, गाजियाबाद 19वां और प्रयागराज का स्थान रहा 20वां। ठीक है, और अगर जो है टोटल शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो अन्य शीर्ष शहर थे वे थे कानपुर 25वें स्थान पर कानपुर था, और 27वें स्थान पर रहा बनारस। ठीक, चलिए अब 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात हो गई। अब चलते हैं 1 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों की सूची के बारे में। तो देखो 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, दूसरे स्थान पर रहा मैसूर कर्नाटक का, और तीसरे स्थान पर रही नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्यों की रैंकिंग के बारे में। तो राज्यों की रैंकिंग को भी 2 तरीके से बताया गया है यहाँ पर। देखिए 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम, यानी कि उन वैसे 5 राज्य जहाँ पर 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम है, और दूसरी सूची बनाई गई है उन 5 राज्यों की जहाँ पर जो है शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 100 से अधिक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन 5 राज्यों की के क्रम के बारे में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जिनके शहरी स्थानों की जिनके यहाँ जो है शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 100 से कम है। तो पहले स्थान पर रहा झारखंड, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पर उत्तराखंड, चौथे पर सिक्किम और 5वें पर रहा असम। नेक्स्ट बात करते हैं उन शीर्ष 5 राज्यों की जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की सूची में अपना स्थान बनाया। तो देखो भैया, पहले पर रहा छत्तीसगढ़, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और 5वें पे पंजाब रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में जो है कुल 12 राज्य शामिल थे, जिनमें उत्तर प्रदेश का स्थान था 7वां। ठीक है, शुरू के 5 तो यह रहे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब, लेकिन 12 कुल राज्य थे और उत्तर प्रदेश का स्थान था इन 12 राज्यों में 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश था। चलिए इसमें गंगानगर के बारे में भी बताया गया। तो वैसे गंगानगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी, उनमें शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी रहा सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में, और दूसरे स्थान पर रहा कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले गंगानगरों की श्रेणी की। तो देखो 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले गंगानगरों की श्रेणी में कन्नौज उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर रहा, और बिजनौर उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर रहा। ठीक, चलिए देखिए इसी के साथ जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभारंभ कर दिया गया। देखो 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत जो है स्वतंत्र केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालयों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई। ठीक है, देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है वह अपनी तरह का 6वां संस्करण होगा, जिसको जो है आवासन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मामलों के अफेयर्स द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए इस वर्ष जो है केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात हो रही, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की भी घोषणा की गई है, जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान योजना। ठीक है, देखिए इस प्रेरक दौर सम्मान योजना की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ होंगी, और उनके नाम दिए गए हैं दिव्य, जो कि प्लेटिनम को बोलते हैं, अनुपम जो कि गोल्ड को बोला गया, उज्ज्वल जो कि सिल्वर को बोला गया, और उदित जो कि ब्रांज को बोला गया, और 5वीं उपश्रेणी थी आरोही, यानी कि एस्पायरिंग या फिर आकांक्षी वर्ग। ठीक है, देखिए इनमें से यानी कि इन सभी 5 उप श्रेणियों में प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या श्रेणी जैसे कि हमने बात की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को जनसंख्या के आधार पर ही बताया गया था। ठीक है, तो जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन करने के वर्तमान मानदंड से अलग जो यह नई श्रेणी है
प्रेरक दौर सम्मान श्रेणी, ठीक है। इसमें जो है शहरों को 6 चुने हुए संकेतकों के प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। जैसे कि वे 6 संकेतक क्या रखे गए हैं। पहला, कचरे को गीला और सूखा और खतरनाक श्रेणियों में विभाजित करना। दूसरा, गीले कचरे के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता। तीसरा, गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग और पुनर्चक्रण, ठीक। और चौथा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण। और पांचवा, लैंडफिल यानी कि भूमि भराव में जाने वाले कचरे का प्रतिशत। और छठवां अंतिम रहेगा कौन सा बताइए। छठवां अंतिम संकेत रहेगा शहरों की स्वच्छता की स्थिति। देखिए इस सर्वेक्षण के तहत यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है गीले, शुष्क, खतरनाक अपशिष्ट को अलग करने, गीले अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया, गीले और शुष्क अपशिष्ट का निपटान और पुनर्चक्रण, निर्माण, मलबा निस्तारण, कचरा स्थल पर फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा और शहरों की स्वच्छता की स्थिति का पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश को स्वच्छ रखा जा सके, ठीक है। देखिए सबसे लास्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में संकेतकों को मुख्य रूप से अपशिष्ट जल का उपचार और मल कीचड़ के पुनर्उपयोग यानी कि रीयूज पर केंद्रित करके बनाया गया है। इसीलिए प्रेरक दौर सम्मान की बात की गई है और उसकी 5 उपश्रेणियां भी बनाई गई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए के बारे में। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजटीय भाषण में जो है एनआरए के गठन का प्रस्ताव किया था और इसके माध्यम से इनके द्वारा यह कहा गया था कि अब सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाया जाएगा। तो जान लीजिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। हाल ही में देखिए 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआरए यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले एनआरए जो है वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी होगी और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी। आरंभ में एनआरए के फंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए अब कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो देखिए एनआरए के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों में जो है ग्रुप बी से और सी के नॉन टेक्निकल पदों पर उम्मीदवारों का चयन सीईटी यानी कि सामान्य योग्यता परीक्षा या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यह सीईटी जो है यह यहाँ देखिए अब आगे की सीईटी जो है यह वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। अगर कहीं आपसे पूछ ले कि क्या सीईटी जो है 8वीं अनुसूची में सूचित सभी भारतीय भाषाओं पर की जाएगी, नहीं। सभी भारतीय भाषाओं में की जाएगी तो नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनके आधार पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीईटी का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। सीईटी जो है 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर, दूसरी हायर सेकेंडरी लेवल पर और तीसरी मैट्रिक यानी 10वीं पास के स्तर पर सीईटी का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा 3 स्तरों पर, ठीक। चलिए देखिए इसकी परीक्षा जो है एनआरए की परीक्षा नीचे भी चल रहा है, इत्मीनान रखिए। एनआरए की परीक्षा जो है यह वर्ष में 2 बार होगी, यह तो बता दिया आपको। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा जो है उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा सीईटी की मेरिट के माध्यम से। और किस प्रकार से, देखिए जो सीईटी की आप परीक्षा देंगे ना वह जो है 3 साल के लिए वैध रहेगी, ठीक है। सीईटी की परीक्षा में जो आपको नंबर मिलेगा वह 3 साल के लिए वैध रहेगा। जैसे ऐसे समझिए जैसे अभी आप टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, टेट या सीटेट का जो एग्ज़ाम देते हैं इसका जो मार्कशीट रहता है या इसमें जो नंबर मिला रहता है वह काफ़ी सालों तक या 2 या 3 सालों तक टेट का रहता है और सीटेट का भी 2-3 सालों तक रहता है, ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है कब तक रहता है वैध। तो उसी प्रकार से एनआरए की मार्कशीट की वैधता जो है अगले जो है 3 वर्षों तक रहेगी और इसी के माध्यम से चयन आपका किया जाएगा। तो डायरेक्ट इसके माध्यम से चयन किया जाएगा, नहीं, डायरेक्ट इसके माध्यम से चयन नहीं किया जाएगा। इसका जो है चयन का अलग तरीका है। देखिए टीयर 1 के लिए खाली यह परीक्षा करवाएगा एनआरए, ठीक है। उसके बाद की परीक्षा यानी कि उसके बाद की जो परीक्षा होगी, जो विभाग होगा, संबंधित एजेंसी जो होगी, जैसे एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। एनआरए की परीक्षा पास करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य रहेगा कि भैया अब आप टीयर 2 और टीयर 3 की परीक्षाओं को दे सकते हैं अन्य एजेंसियों के, ठीक। चलिए यहाँ देखिए तो अन्य कैसी कैसी और कौन कौन सी एजेंसियाँ रहेंगी यह यहाँ बताया गया, ठीक है। देखिए सीईटी का उद्देश्य जो है क्या है, सरकारी नौकरियों में जो विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे एसएससी, आरआरबी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस आदि जो एजेंसियां हैं इन सब की विविध परीक्षाओं को समाप्त करके एक एकल ऑनलाइन टेस्ट को शुरू करना या फिर इन सभी भर्ती एजेंसियों की परीक्षाओं को एक एकल ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से प्रतिस्थापित करना, यही एनआरए का उद्देश्य है, ठीक है। देखिए एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है।
हालांकि जो प्रोसीजर इसका बनाया गया है उसके माध्यम से कहीं ऐसा लगा नहीं कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी एजेंसियों को हटाया जाएगा, क्योंकि एनआरए केवल टीयर 1 की परीक्षा ही करेगा। चलिए, हालांकि इसके बारे में बात हम मेंस के डिस्कशन में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, टीयर 2 और टीयर 3 की परीक्षा एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के माध्यम से करवाई जाएगी, और एनआरए की परीक्षा केवल प्रथम स्तर यानी टीयर 1 की परीक्षा करवाई जाएगी एनआरए के द्वारा, ठीक है। और इसी के माध्यम से वह शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट को, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वे अगले टीयर की परीक्षा देंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल इसमें अन्य चीज़ों को देख लीजिए तो थोड़ी बहुत और चीज़ें बच जाती है। देखिए, देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, और 117 जो आकांक्षी जिले हैं वहाँ पर भी परीक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ों के बारे में बात हो गई है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अटल रैंकिंग के बारे में, अटल रैंकिंग 2020 के बारे में। हाल ही में देखिए अटल रैंकिंग 2020 को जारी किया गया है। तो इसके पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, आइए चलते हैं थोड़ा सा अटल रैंकिंग की पृष्ठभूमि में। देखिए, भारत द्वारा जो है 2010 से 2020 के दशक में नवाचार, भारत द्वारा जो है वह 2010 से 2020 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया है। दरअसल वर्ष 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान था 81वां, जिसमें निरंतर सुधार करते हुए भारत ने वर्ष 2020 में अपनी रैंकिंग कर ली है 48वीं, ठीक है। यानी कि अब हमारी रैंकिंग वैश्विक नवाचार सूचकांक में है वर्ष 2020 में 48वां, ठीक है। तो देखिए, नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं को अटल रैंकिंग जो है वह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। नवाचार पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जो कि पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। आइए अब बात करते हैं अटल रैंकिंग के बारे में, या फिर ARIIA 2020 के बारे में। तो देखिए, 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 को जारी किया, और इसका पहला संस्करण यानी कि नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग का पहला चरण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग की देखिए 2 श्रेणियां हैं, जैसे कि कौन कौन सी वित्तीय श्रेणियां हैं। तो पहली श्रेणी है वैसी संस्थान जो कि सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है, और दूसरी श्रेणी में वे संस्थान आते हैं जो निजी या स्ववित्त पोषित संस्थान है, ठीक है। बाद में इन श्रेणियों को पुनः 5 उप श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि इस बार जो है रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों को भी एक सूची के रूप में शामिल किया गया, और 6वीं उप श्रेणी भी बना दी गई, ठीक है। देखिए, महिलाओं की जो है संस्थान, महिलाओं की उच्च संस्थानों को जो शामिल किया गया है उनमें निजी संस्थानों को नहीं शामिल किया गया, सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। सरकारी संस्थानों या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को ही इसमें शामिल किया गया है, महिलाओं से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों की उप श्रेणी में, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की कुछ अटल रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में यानी कि अटल रैंकिंग की पहली श्रेणी के बारे में, जो कि सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है, उनके बारे में जानिए। तो उन संस्थानों में जो है पहले स्थान पर रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि IIT बॉम्बे अटल रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा, और IIT बॉम्बे दूसरे स्थान पर रहा अटल रैंकिंग के, और IIT दिल्ली जो है वह तीसरे स्थान पर रहा अटल रैंकिंग के। नेक्स्ट, और इस सूची में अगर उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर जो है वह 6वें स्थान पर रहा अटल रैंकिंग में, और AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 11वें स्थान पर रहा अटल रैंकिंग में, और सबसे अंत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वह 13वें स्थान पर रहा अटल रैंकिंग के, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूचियों के बारे में। तो निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि KIIT उड़ीसा जो है वह प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर VIT यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या हिंदी में बोले तो वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु तीसरे स्थान पर अटल रैंकिंग के रहा, ठीक है। चलिए, तो अब जो नई श्रेणी उप श्रेणी 6वीं उप श्रेणी शामिल की गई महिलाओं के उच्च शिक्षा संस्थान की, तो उनके बारे में जानिए। तो देखिए, यह सूची पहली बार सम्मिलित की गई थी, और इसमें जो है अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु को पहला स्थान मिला। वहीं दूसरे स्थान पर रहा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो भैया, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले यहाँ पर अंडमान के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई, तो जान लीजिए। देखिए, अंडमान जो है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र है। बहुत सही बात बता दी इन्होंने, हमको पता नहीं थी, ठीक है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और इन्हीं सब चीज़ों के एक्ट ईस्ट पॉलिसी या फिर इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो है यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी थी। डेट और टाइम याद रखिएगा, 30 दिसंबर 2018, ठीक, टाइम 10:10 ठीक है। 30 डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी थी। और इसी संदर्भ में जो है 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC केबल परियोजना की शुरुआत कर दी। ठीक है, देखिए इसके माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके तहत चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य यानी चेन्नई और अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के मध्य 2x200 Gbps और पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जा रहा है और पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, OFC के माध्यम से। ठीक, तो आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों जैसे कि स्वराज द्वीप, जिसका पूर्व में नाम हैवलॉक आइलैंड था। ठीक, तो स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान निकोबार, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड, रंगट, इन सभी के मध्य जो है 100 Gbps की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, देखिए इस परियोजना के तहत यानी कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी परियोजना के तहत समुद्र में 2300 किलोमीटर तक का केबल बिछाया गया है और इस पर कुल लागत आई है 1224 करोड़ रुपए की। इसका वित्त पोषण जो है भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया। USOF के बारे में याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रोपवे अथवा रज्जुमार्ग विशेष रूप में खानों या पहाड़ी भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले जान लीजिए रोपवे क्या होता है। तो देखिए रोपवे या इसे रज्जु मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ये 2 पहाड़ बना लीजिए। ठीक, ये 2 पहाड़ हो गए आपके और यहाँ से यहाँ तक रस्सी के माध्यम से इसे जोड़ दिया गया और इसमें एक डब्बा लटका दिया गया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रोपवे परिवहन प्रणाली। ठीक है, इस डब्बे को केबिन बोलते हैं, इस चीज़ को रोपवे बोलते हैं और यहाँ से आने जाने को रोपवे परिवहन प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, अब आइए इसे स्पष्टतः परिभाषा के रूप में देखिए। तो रोपवे अथवा रज्जुमार्ग विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इनमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिनों द्वारा परिवहन किया जाता है और इससे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में यात्रा की जा सकती है। ठीक, समझ गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे पहाड़ है, यहाँ पे ढेर सारे पहाड़ है, अब इधर से उतर के इधर से चढ़ के तब यहाँ जाएंगे ना, इससे अच्छा यहाँ से यहाँ तक रस्सी से जोड़ दो और बीच में एक केबिन बना दो और वहाँ उसमें बैठो और सरसराते हुए निकल जाओ घूमते टहलते। ठीक है, चलिए तो देखिए 24 अगस्त 2020 को इस रोपवे के बारे में बात करते हैं, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे के बारे में। तो देखिए 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया और इसकी कुल लंबाई है 1.82 किलोमीटर की। देखिए वर्ष 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि GMDA को इस रोपवे के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया था और इसकी कुल लागत आई 56.08 करोड़ रुपए की। ठीक है, याद रखना है नहीं, बस इसको याद रखिए। 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण को रोपवे के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है, चलिए तो देखिए यह रोपवे जो है गुवाहाटी शहर के कचरी घाट, ये याद करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यह रोपवे जो है गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। ठीक है, देखिए यह रोपवे एक छोटे से द्वीप पीकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है और जहाँ पर प्रसिद्ध उमानंदा मंदिर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के बारे में। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा जो है 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य ध्येय है स्वदेशी विनिर्माण यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और उपभोग को प्रमुखता देना। ठीक है, स्वदेशी विनिर्माण और स्वदेशी उपभोग को प्रमुखता देना ही आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, कहीं भी पूछे, कोई भी पूछे, एक शब्द में आप इसका जवाब दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसी के तहत 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया और यह मनाया गया 7 से लेकर के 14 अगस्त तक। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को जानना जरूरी नहीं है। देखिए इस बारे में पढ़िए। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई है जिनका भारत में स्वदेशी स्तर पर विनिर्माण या फिर उन हथियारों की प्रदर्शनी की गई जिनका
भारत में ही अब निर्माण किया जाएगा। ठीक है, देखिए 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने एक सूची जारी की जिसमें 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों को नकारात्मक श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, और इस नकारात्मक श्रेणी में उन हथियारों को रखने का अर्थ यह था कि अब इन हथियारों को आगे से आयात नहीं किया जाएगा। अपनी इस नकारात्मक उपकरणों की सूची में जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट और मिसाइलों और बंदूकों आदि चीज़ों को शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए इसके माध्यम से इस रक्षा सप्ताह के अंतर्गत कह रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में घोषणा की गई कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसका निगमीकरण यानी कि कार्पोरेटाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, या फिर उस दिशा में कदम उठाया जाएगा। ठीक, देखिए रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहनित 2020 के मसौदे का निर्माण भी किया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, क्योंकि अभी आगे ई दृष्टि का लेक्चर भी आपको देखना है और मुझे बनाना भी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।